हेलो स्टूडेंट, I'm मोहम्मद साकिब आजमी, योर बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट, आज जिस डिजीज़ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो सबसे ख़तरनाक बीमारियों में से एक है, क्योंकि इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है और उसकी वजह से कम 10 से 20 मिलियन लोगों की इस दुनिया में डेथ हो जाती है हर साल। और अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम किस बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है कैंसर। कैंसर के बारे में सारे लोग जानते होंगे, तो आज हम कैंसर को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर कैंसर है क्या, कैंसर नाम कैसे पड़ा, कैंसर होता कैसे है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कैंसर बनाती हैं, उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। मैं आसान तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, चलो तो कैंसर क्या है उसको समझते हैं। कैंसर जो वर्ड है, कहाँ किसने नाम दिया इसका, कैंसर क्यों दिया गया? तो लैटिन में एक वर्ड होता है, लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ड है, उसका नाम है कैंकरम। कैंकरम 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 मतलब होता है क्रैब। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये जो वर्ड लिया गया है वो ग्रीक वर्ड जो होता है उसका नाम है कार्किनोस। मे बी शायद नाम यही है। ओके, तो कार्किनोस, ओके, कार्किनोस नाम है इसका। कार्किनोस का मतलब भी क्रैब होता है। क्रैब मतलब आप समझते हो, क्रैब केकड़े को कहते हैं। और क्यों नाम केकड़े के बारे में आपको पता होगा कि केकड़ा जो होता है उसकी एक खासियत होती है कि उसकी पकड़ बड़ी ही स्ट्रांग होती है। किसी चीज़ को अच्छे से एक बार पकड़ लेता है तो आप उसको खींच के उसकी बॉडी के, क्योंकि जॉइंट्स बहुत सारे होते हैं, खींच लेंगे टूट जाएगा, बट वो किसको नहीं छोड़ेगा, उस चीज़ को नहीं छोड़ता जिसको वो पकड़े रहता है। ओके, तो उस चीज़ को इसीलिए इस बीमारी का नाम उस एबिलिटी की वजह से, उसकी उस कैरेक्टर की वजह से इस बीमारी का नाम भी दिया गया कि जिस आदमी को अगर कैंसर हो गया तो ये ठीक वो उस बीमारी की तरह से, उस केकड़े की तरह से है जो मरने के बाद भी नहीं छोड़ता। ठीक वैसे ही तो कैंसर वाला जो पेशेंट होता है, कैंसर किसी को हो गया तो तब तक नहीं उसको छोड़ेगा जब तक उस इंसान की डेथ ना हो जाए। चलो ये तो समझ गया हम इसके बारे में। तो सबसे खतरनाक बीमारियों में से होता है। तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं, ये होता कैसे है। देखो, हर सेल के पास एबिलिटी होती है। अच्छा, ये उससे पहले ये समझ लेते हैं कि हमारी बॉडी जो बनी होती है ढेर सारी सेल से बनी होती है। आज हमारी बॉडी के अंदर लगभग एक एडल्ट के अंदर 10⁻12 नंबर ऑफ सेल, जो एक एस्टिमेशन है, तो उतनी सेल पाई जा रही है, जो कि पहले एक सेल थी। बार बार डिवाइड करके आज हमारी बॉडी के अंदर इतनी सेल पाई जा रही है। तो उसको उतनी सेल बनी कैसे? ऑफ कोर्स सेल डिवीजन से बनी। सेल डिवाइड करती है, सेल डिवीजन होता है और आज हमारी बॉडी के अंदर इतनी सेल पाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो सेल डिवीजन होता है ना, ये वेरी हाईली कंट्रोल एंड रेगुलेटेड होता है। ऐसा नहीं कि कहीं पे चोट लगी 100 सेल, वहाँ पे नई सेल बननी है और हम वहाँ पे 1000, 2000 या फिर 10,000 सेल बन गई। जो अगर 100 सेल डिस्ट्रॉय हुई है तो 100 सेल की जगह पे 100 सेल का ही फॉर्मेशन हो रहा है। तो 100 न्यू सेल बननी है। बट कभी कभी होता है ना, वो सेल जो होती है, और होता क्या है नॉर्मल कंडीशन में, होता क्या है कि ये आपकी सेल ढेर सारी सेल है, स्किन का बता रहे हैं, जैसे स्किन पे ढेर सारी ये सेल है और किसी रीज़न की वजह से या फिर ये इतनी सेल जो होती है वो टर्मिनाइज हो गई, खराब हो गई। अब इसकी जगह पे जो नई सेल बनेगी उनके बारे में बात करती है। ये न्यू सेल उनकी जगह पे बन रही है और लास्ट में जैसे ही पुरानी वाली सेल एक नॉर्मल सेल के कांटेक्ट में आती है, तुरंत ये डिवीजन रोक देगी। इसको कहते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। मतलब उतनी ही सेल बनाएगी जब तक नॉर्मल सेल के टच में नहीं आएगी। जैसे ही नॉर्मल सेल के ये टच में आती है, तुरंत ये अपने डिवीजन को रोक देती है, जिसको हम कहते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। तो ये एबिलिटी अगर वो यूज करते हैं तो सेल लगातार डिवीजन करती है और ट्यूमर में बदल जाती है। और ये जो ट्यूमर होते हैं वो दो टाइप के ट्यूमर होते हैं। एक तो होगा जिसको हम बिनाइन बोलते हैं। बिनाइन का मतलब होता है ये नॉर्मल ट्यूमर है जो अभी तक कोई कैंसर नहीं बना सकता, ये अभी मूव नहीं कर रहा, एक जगह पे स्टे करता है, एक जगह पे स्टे करेगा, कहीं दूसरी जगह पे मूव नहीं करेगा, एक जगह पे पड़ा होगा और बॉडी में कोई भी खास इसका कोई डैमेज नहीं करता। ये बॉडी की किसी पार्ट को डैमेज नहीं करता, इनका कोई खास डैमेज नहीं होता। लेकिन अगर एक बार ये बिनाइन ट्यूमर जो होते हैं, पहली बार जो ट्यूमर बने, अनकंट्रोल ग्रोथ जो होता है, मतलब सेल डिवीजन अगर अनकंट्रोल हो जाए तो वही क्या बना लेता है, एक ट्यूमर बना लेता है जिस जगह पे
100 सेल बननी थी, वहां पे आपने 1000 सेल बना दी, तो वही तो ट्यूमर है। अब होता क्या है कि 1000 सेल बन गई है, वो ट्यूमर बन गया। ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, बिनाइन एक पार्ट में टिका हुआ है, कोई डैमेज नहीं कर रहा, लेकिन अगर उनके अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं तो फिर म्यूटेशनल चेंज होता है। जैसे म्यूटेशन की वजह से कुछ चेंजेस आते हैं, उसका डीएनए चेंज हो जाता है, उसके जीन्स में कोई चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से ये बिनाइन जो होते हैं ये पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होने लगते हैं, या फिर वो किस में बदल जाते हैं, उसको क्या बोलेंगे पहले, मैलिग्नेंट में बदल जाते हैं, या मैलिग्नेंट हो जाएंगे, या फिर हम इनको नियोप्लास्टिक बोलेंगे। नियोप्लास्टिक, इनकी जो सेल्स होती है नियोप्लास्टिक सेल्स में ये बदल गए। अब ये पूरी बॉडी में ट्रेवल करेंगे। कैसे? पहले ब्लड में जाएंगे, ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंचेंगे, अगल बगल की सेल को डैमेज करेंगे, पूरी इंटायर बॉडी में, आपकी इंटायर पार्ट में जाएंगे, इंटायर बॉडी में जाएंगे, अगल बगल की सेल को इन्फेक्ट करेंगे, उनको भी ये कैंसरस बना देंगे। अब इस प्रोसेस को पूरी बॉडी में ट्रेवल करने के बाद, एक बार मतलब एक नॉर्मल ट्यूमर है, उसके अंदर चेंज आया, वो पूरी बॉडी में ट्रेवल करके बाकी सेल को इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्या है? मेटास्टेसिस वो प्रोसेस है जिससे स्टेसिस वो प्रोसेस है जिससे आपका जो नियोप्लास्टिक सेल है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाके बाकी सेल्स को इन्फेक्ट कर रहा है, उनको भी कैंसरस में बदल रहा है। नॉर्मली होता क्या है कि एक बार सेल कैंसरस हो गई तो इसका मतलब सेल क्या हो गई? इमोर्टल हो गई। इमोर्टल का मतलब ये आप, अब ये इसकी डेथ नहीं होगी। हर सेल की अपनी एक लाइफ होती है, कुछ 2-4 हफ्ते तक सरवाइव करती है, कुछ महीनों सरवाइव करती है, कुछ सालों सरवाइव करती है, लेकिन अब ये हमेशा सरवाइव करेगी, मतलब इनकी डेथ होगी ही नहीं। जो भी आप न्यूट्रिएंट्स लेंगे, जो भी आप फूड लेंगे, उसका ज्यादातर हिस्सा कौन यूज करेगा? ये इमोर्टल सेल्स, ये नियोप्लास्टिक सेल्स या ये कैंसरस सेल उनको यूटिलाइज करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया। और देखो रीजन क्या होता है, एक सेल को कैंसरस में बदलने का जो रीजन होता है उसको भी हम समझ लेते हैं। जो रीजन होता है वो रीजन हर सेल में प्रेजेंट होता है। हर सेल के पास कुछ जीन्स होते हैं, 2 टाइप के जीन्स होते हैं। एक होते हैं ऑन्कोजीन्स, और एक होते हैं एंटी ऑन्कोजीन्स। हर सेल के पास वो जीन्स होते हैं जो कैंसर बना सकते हैं, सेल कंट्रोल, जो सेल डिवीजन के कंट्रोल को खत्म कर सकते हैं, कैंसर बन सकता है, ट्यूमर बन सकता है। लेकिन उनको रोके कौन रखता है? ये एंटी ऑन्कोजीन ऑन्कोजीन को इनएक्टिव रखते हैं, हमेशा इनएक्टिव रखते हैं, नॉर्मल कंडीशन में इनएक्टिव रखते हैं। तो जब ये इनएक्टिव होते हैं तो ऑन्कोजीन को हम क्या बोलते हैं? प्रोटो ऑन्कोजीन्स बोलते हैं। और ये जो प्रोटो ऑन्कोजीन, जब तक ऑन्कोजीन प्रोटो ऑन्कोजीन की फॉर्म में, तब तक कोई डैमेज नहीं कर रहे, नॉर्मल कंडीशन में पड़े, सेल अपने नॉर्मल फंक्शंस को कर रही है, अपने मेटाबॉलिक फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही, और ये एंटी ऑन्कोजीन को हम कैंसर सप्रेसर जीन भी बोलते हैं, कैंसर सप्रेसर जीन्स भी बोलते हैं। और जो कैंसर सप्रेसर जीन्स होते हैं, जिनके एग्जाम्पल होते हैं P50, P21, P10, NM23, इसके बारे में बात हो रही है। ओके, ये वो जीन्स होते हैं, जब तक ये एक्टिवेट होंगे, ये आपका ऑन्कोजीन किस फॉर्म में होगा? प्रोटो ऑन्कोजीन की फॉर्म में होगा, और किसी कैंसर को नहीं बनाएगा। लेकिन एक बार आपने इनको इनएक्टिव कर दिया, आप इनएक्टिव कर दिया का मतलब होता है कोई भी फैक्टर होते हैं, जैसे मैं आगे बताऊंगा कि कार्सिनोजिन क्या होते हैं। तो कुछ कार्सिनोजिन होते हैं, वो क्या करते हैं, ये जो आपका P53 होता है, P21, P10 और NM23 को क्या करते हैं कि जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो गया, कुछ वायरसेस हो गए और कुछ केमिकल्स हो गए, वो क्या करते हैं, इनको किस में कन्वर्ट कर, इनको इनएक्टिव कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रोटो ऑन्कोजीन वापस किस में चेंज हो जाता है? ऑन्कोजीन में चेंज हो जाता है, और आपके ऑन्कोजीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। एक बार ऑन्कोजीन्स एक्टिवेट हो गए तो फिर क्या होगा कि आप
ये जो क्या बनाना शुरू कर देंगे, ये सेल डिवीजन जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, अनकंट्रोल ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है, ट्यूमर बनता है और ट्यूमर से आपके कैंसर बनने की शुरुआत हो जाती है। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अगर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो फिर आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मैं अब आपको समझाने जा रहा हूँ कि कार्सिनोजिन क्या होते हैं। कार्सिनोजिन के बारे में समझ लेते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम कार्सिनोजिन को समझते हैं कि ये आखिर कार्सिनोजिन होते क्या है। कार्सिनोजिन, तो कार्सिनोजिन क्या वो समझ लेते हैं। कार्सिनोजिन सिंपली ये समझिए कि कार्सिनोजिन वो फैक्टर्स होते हैं जो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या वो फैक्टर, और कैंसर होता क्यों है, जब आपके प्रोटो ऑन्कोजीन जो कि इनएक्टिव फॉर्म है, किसकी इनएक्टिव फॉर्म है, ऑन्कोजीन की इनएक्टिव फॉर्म है। ऑन्कोजीन बनेगा तो कैंसर होगा। तो वो सब्सटेंस जो प्रोटो ऑन्कोजीन को किसमें कन्वर्ट करवाते हैं, ऑन्कोजीन में कन्वर्ट करवाते हैं, उनको हम कार्सिनोजिन कहते हैं। क्योंकि ये अगर प्रोटो ऑन्कोजीन में चेंज हुआ तो कैंसर होगा, अगर नहीं चेंज हुआ तो कैंसर नहीं होगा। तो प्रोटो ऑन्कोजीन में क्यों कैसे चेंज हो जाते हैं, क्योंकि कुछ कैंसर सप्रेसर जीन्स होते हैं, और वो कैंसर सप्रेसर जीन जिनके बारे में मैंने बताया था, जिनको मैंने नाम दिया था एंटी ऑन्कोजीन का नाम दिया था। अगर ये एंटी ऑन्कोजीन जो है ये अगर इनएक्टिव हो गए तो प्रोटो ऑन्कोजीन में चेंज होगा और ऑन्कोजीन से कैंसर बनेगा। और ये कार्सिनोजिन सिंपली इफेक्ट डालते हैं किस पे, एंटी ऑन्कोजीन पे इफेक्ट डालते हैं। अब कार्सिनोजिन कितने टाइप के होते हैं आप देख लीजिए, 2-3 टाइप के होंगे। यूवी रेडिएशन होगा, एक तो यूवी रेडिएशन होते हैं जिसकी वजह से डीएनए में चेंजेस आते हैं। दूसरे कुछ वायरसेस होते हैं, कुछ वायरसेस की वजह से, और कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से, या फिर जिनको हम क्या कह सकते हैं, कार्सिनोजिन कहते हैं, या फिर वो सब्सटेंस जो एंटी ऑन्कोजीन को इनएक्टिव कर दे और प्रोटो ऑन्कोजीन को किस में बदल दे, ऑन्कोजीन में बदल दे। तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से होता है। बहुत सारे स्किन डिजीज देखी जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम देखी जाती है। वायरसेस की वजह से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है वो इफेक्ट डालता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। आपका निकोटीन हो गया, वो केमिकल होता है जिसकी वजह से, निकोटीन केमिकल की वजह से क्या होता है, कैंसर होता है। तंबाकू होता है, टोबैको में ये निकोटीन नाम का केमिकल होता है जो किसको चेंज कर सकता है, किसको इनएक्टिव कर सकता है, एंटी ऑन्कोजीन को इनएक्टिव कर देगा, उस जीन को इनएक्टिव कर देगा जो कैंसर बनाने से रोक रही है, उसको कर देता है, इनएक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से ये इसके फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम इसको थोड़ा सा और डिटेल देखने की करेंगे, इसके और डिटेल को समझने की कोशिश करेंगे। स्पेशली हम इनके डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे, इनके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, हम इनके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, और हम देखेंगे कि और कुछ बची हुई चीज़ों को भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, जो कीमोथेरेपी और बाकी जो थेरेपीज़ हैं वो किस तरह से काम करती है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमने क्या देखा कि कैंसर क्या है, एक नॉर्मल सेल कैंसरस सेल में कैसे चेंज हो गई, और उसका रीज़न या फिर कार्सिनोजिन जो होते हैं, जो कॉज होते हैं किसको बदलने के लिए, एंटी ऑन्कोजीन को इनएक्टिव करके प्रोटो ऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में बदलने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको हमने कार्सिनोजिन कहा, और उसी की वजह से क्या बन गया, कैंसर बन गया। मेटास्टेसिस क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हमने समझने की कोशिश की। आई थिंक आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई। अगर कहीं पे कंफ्यूजन है ज़रूर आप मुझको बताएं। हालांकि थोड़ा सी गर्मी है, बार बार वीडियो पॉज हो जाती है या फिर वीडियो कट जाती है, तो मैं उसको एडिट करने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो आपको। और घर में कुछ बच्चे हैं वो लगातार शोर करते हैं, उसकी वजह से थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता है। तो फिर भी जो भी है, आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करें, अच्छे से देखें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर आप मुझे बताएं। आज के लेक्चर बस इतना ही। थैंक यू सो मच।